अकीरा नाम का एक हाई स्कूल स्टूडेंट एक दिन ऐसे गेम में आकर फंस जाता है जिससे आज तक कोई भी इंसान बाहर नहीं निकल पाया। अगर प्लेयर्स को इस गेम में जिंदा रहना है तो एक दूसरे को ही जान से मारना होगा। हारने वाला प्लेयर तब तक इस गेम को खेल सकता है जब तक कि वो मर ना जाए। और इसी गेम में अकीरा को एक ऐसी हाई रैंक्ड सीक्रेट पावर मिल जाती है जिसे वो किसी को भी बता नहीं सकता। एक ऐसी एबिलिटी जिसके बारे में अगर किसी और को पता लगा तो वो खुद मारा जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है जहां पर अकीरा रोज की तरह बैठकर कंप्यूटर पे गेम खेल रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो जीतने लगा उसका ओपोनेंट गेम छोड़ के ही भाग जाता है। अकीरा के स्कूल जाने का टाइम भी हो चुका था तो ब्रेकफास्ट करके रेडी होकर बाहर निकलता है। कुछ करने को तो उसके पास होता है नहीं, तो वो गेम्स खेलते हुए जा रहा होता है कि तभी उसके दो क्लासमेट्स उसे देख लेती है। देख लो इसे, ये यहाँ भी गेम्स खेलने लग गया, इसके अलावा तो इसे कुछ दिखता ही नहीं। पर इसके बावजूद भी पता नहीं कैसे ये हमारी क्लास का टॉपर है। दोनों लड़कियां अकीरा के बारे में बात ही कर रही होती है कि तभी सामने से एक ब्लैक कलर की कार आके रुकती है और एक अजीब सा इंसान बाहर निकलता है जिसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। जैसे ही उसके सामने एक ट्रक आके रुका वो एक पंच में डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इससे पहले कि अकीरा कुछ समझ पाता कि आखिर ये आदमी है कौन और कहां से आया है, एक 5 सेकंड्स का टाइमर शुरू हो गया और जैसे ही वो 0 पर पहुंचा बैटल स्टार्ट का सिग्नल दिखता है और अगले ही सेकंड वो आदमी अकीरा के ऊपर अटैक्स करने लगता है। उससे बचते बचाते हुए किसी तरह अकीरा एक साइकिल लेकर जल्दी से वहां से भागता है। ये चल क्या रहा है, ये आदमी मेरा पीछा क्यों कर रहा है? पुलिस वालों के पास जाने का कोई फायदा नहीं, मुझे किसी तरह अपनी स्ट्रेटेजी यूज करके इससे बचना होगा। सामने जब उसे एक बड़ी सुनसान बिल्डिंग दिखती है तो अकीरा टाइम ना वेस्ट करते हुए जाकर उसी में छुप जाता है। ये सही रहेगा, ये एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, कभी भी टूट सकती है और यही अकीरा का प्लान था। बिल्डिंग टूटती तो है लेकिन उतना नहीं जितना उसने अंदाजा लगाया था। तो अकीरा भागते हुए बिल्डिंग के ऊपर जाने लगता है एक न्यू स्ट्रेटजी बनाने के लिए और इस बार उसने जो प्लान किया था उसमें वो आदमी फंस भी जाता है, जिस वजह से उसके ऊपर एक बड़ा सा वाटर टैंक गिर गया। लेकिन इतनी चोट लगने के बावजूद वो वापस से खड़ा हो जाता है और इससे पहले कि अकीरा कुछ सोच पाता वो एक झटके में उस पर अटैक कर देता है और अकीरा इसी का इंतजार कर रहा था। वो बगल में पड़ी एक रॉड को उठाकर उसके आर पार कर देता है। आखिरकार हरा ही दिया मैंने इसे। वाह क्या बात है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे पेट को इतनी आसानी से हरा दोगे। तुम तो मेरे सोच से भी ज्यादा समझदार निकले। अकीरा कुछ जान पाता कि ये कौन है और यहाँ कहाँ से आई है। 5 सेकंड्स का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। फिलहाल तुम्हारी इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं क्योंकि तुम जीत ही नहीं सकते। और जैसे ही टाइमर 0 हुआ वो लड़की अकीरा की बॉडी का एक हिस्सा पूरी तरह से काट डालती है। मरने से पहले अकीरा उसे कहता है अगर ये गेम मैं जीत नहीं सकता तो मतलब ये भी खत्म नहीं हुआ। हाँ चिंता मत करो, ये तो बस स्टार्टिंग है। ठीक है, अब अगर ये गेम शुरू हो ही गया है तो मैं ये खेलना चाहूंगा। और ये कहते हुए अकीरा मर जाता है। थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि वो एक हॉस्पिटल में है जहाँ पर कुछ डॉक्टर उसके आसपास खड़े हैं। लेकिन जैसे ही अकीरा होश में आया वो खुद को एक अनजान जगह पर देखता है। यहाँ उसके ही जैसे और भी कई सारे लोगों को लाया गया था और सबके ही हाथों में हथकड़ी बंदी होती है। साथ ही अकीरा का जो हाथ कट गया था वो भी अब वापस ठीक हो चुका है। तभी वही लड़की सामने आती है जिसने अकीरा को मारा था। बधाई हो तुम सभी को, एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट के लिए तुम लोगों को चुना गया है। मिया उन्हें बताना शुरू करती है कि आखिर प्रोजेक्ट है क्या। देखो सबसे पहली बात कि तुम सब लोग रियल वर्ल्ड से गायब हो चुके हो, यानी दुनिया की नजरों में यहाँ मौजूद हर एक इंसान मर चुका है। तो अब तुम्हें सिर्फ हमारे ही दिए ऑर्डर्स पर चलना होगा। मियो ये सब बता ही रही होती है कि तभी उनमें से एक बंदा कहता है ये सब फालतू के ड्रामे बंद करो तुम, अगर ये कोई मजाक है तो अभी बंद कर दो इसे। ये सुनते ही मियो उस पर एक अटैक करके एक ही सेकंड के अंदर उसे मार डालती है। सारे लोग डर के भागने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ये जगह पूरी तरह से लॉक है। एक बार जो यहाँ आ गया वो कभी वापस नहीं जा सकता। तो देखा तुम लोगों ने, जैसे कि मेरे पास अपने हाथों को कैनन्स में बदलने की पावर्स हैं, उसी तरह हमने तुम लोगों को भी कुछ ऐसी ताकतें दी हैं उन चीजों के बदले जो हमने तुमसे छीना। तुम लोगों का काम है इसका ऐसा यूज करना कि जो प्रोग्राम हम चला रहे हैं उसमें हमारा फायदा हो, नहीं तो सब इसकी तरह मारे जाओगे। मिया उन्हें रूल्स बताती है कि अभी जो हथकड़ी तुम्हारे हाथों में है उसमें अगर रेड लाइट जल रही है तो इसका मतलब कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो लाइट ग्रीन हो गई तो 5 सेकंड्स के अंदर ये खुल जाएगा और फिर तुम लोग अगर अपनी एबिलिटीज का यूज करके किसी को जान से ही मार दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हें ये ताकत दूसरों को मारने के लिए ही मिली है। और हाँ, सबसे मेन बात, मैं तुम में से हर एक इंसान के बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ, कोई चालाकी करने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। जो सुनकर एक बंदा उसे पूछता है कि आखिर तुम लोग हो कौन और ये सब करने का क्या मतलब। चलो किसी ने तो पूछा कम से कम, पर माफ करना यार मैं जवाब नहीं दे सकती। तो वो उसे पूछता है कि चलो ये तो ठीक है लेकिन तुमने उसे मार क्यों दिया, उसे डरा धमका के भी तो शांत कर सकती थी। हाँ मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं। तभी यूरी नाम की एक लड़की उसे पूछती कि आखिर तुमने हमें ही क्यों चुना, क्या कोई स्पेशल क्राइटेरिया था इसके पीछे। नहीं कोई क्राइटेरिया नहीं, मैंने तो रैंडमली लॉटरी सिस्टम के जरिए चुना था। उन लोगों के बीच ऐसी कुछ बातें चली रही होती है कि तभी एक यांग नाम की लड़की आके बताती है कि टाइम हो चुका है, थोड़ी देर बाद तुम सभी का बैटल प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए फिलहाल के लिए तुम सभी अपने अपने कमरे में जाकर इंतजार करो। अकीरा अब जैसे ही अंदर आया तो उसकी हथकड़ी खुल जाती है और सामने एक पेपर के ऊपर सारी बातें लिखी हुई थी कि इस रूम में क्या क्या चीजें मौजूद हैं और अकीरा को किस तरह की एबिलिटीज मिली हैं। दूसरी तरफ मियो सभी लोगों पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रख रही होती है। अकीरा आराम करने के लिए लेटा ही हुआ था कि अचानक उसे एक बड़े ब्लास्ट की आवाज आती है। लगता है शायद कोई अपनी एबिलिटीज टेस्ट कर रहा है। क्या होगा अगर कोई मुझसे ज्यादा पावरफुल एबिलिटी लेके बैठा हो और अगर वही मुझे मारने की कोशिश करे तो मैं खुद को कैसे बचाऊंगा। अकीरा ये सब बातें सोच के डर तो रहा था लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये चीज मजेदार भी लग रही होती है।
थोड़ी देर बाद 1-on-1 बैटल का प्रोग्राम स्टार्ट होता है और अकीरा का यहाँ फर्स्ट ओपोनेंट किरिसागी नाम का एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। देखो मेरी बात मानो तो तुम हार मान जाओ, क्योंकि शायद मेरी पावर्स कुछ ज्यादा ही खतरनाक हैं। मियो माइक के जरिए उन्हें रूल्स बताती है कि ये राउंड तब खत्म होगा जब दोनों प्लेयर्स में से कोई एक हार मान लेगा, नहीं तो फिर किसी एक के मरने या बेहोश होने पर भी राउंड खत्म हो जाएगा। अकीरा और किरिसागी दोनों की हथकड़ी खुलते ही 5 सेकंड का टाइमर शुरू हो जाता है और किरिसागी ने जो लकड़ी अपने हाथ में पकड़ी हुई थी वो एक तलवार में बदल जाती है। तो वो अकीरा के ऊपर अपने अटैक्स बरसाना शुरू कर देता है, लेकिन फिलहाल वो बचने के अलावा कुछ कर नहीं पाता। अकीरा जल्दी से क्लासरूम से बाहर भागकर एक दूसरे रूम में जाकर छुप जाता है। किरिसागी भी उसका पीछा करके उसी रूम में आ जाता है। असल में अकीरा हर जगह स्मोक फैला के खुद को छुपा रहा होता है और अभी तक भी उसने अपनी एबिलिटी यूज नहीं की। यांग मियो से पूछती कि आखिर ये कर क्या रहा है, उसे लड़ क्यों नहीं रहा। हाँ वो इसलिए क्योंकि अभी सही वक्त नहीं। अकीरा भला तो मुझसे इतना बच क्यों रहा है, लगता है लड़ने के लिए तुझे कोई ढंग की एबिलिटी नहीं मिली। ये सुनते ही अकीरा उसके पीछे से आके कहता है ऐसा नहीं है, इसे मैं इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि मेरी एबिलिटी कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो सकती है। तुम्हें वो याद तो होगा ही। लेकिन किरिसागी को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो अकीरा उसे कहता है कि शायद तुम अभी समझे नहीं, मेरी एबिलिटी वही है जो मियो की थी। और अगले ही सेकंड अकीरा कैनन से उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और किरिसागी की वो तलवार भी वापस लकड़ी में बदल जाती है। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि हार मान लो, नहीं तो मारे जाओगे। और इसी के साथ इस बैटल का विनर बनता है अकीरा। देखा मैंने कहा था ना ये बैटल मजेदार होगा। हाँ पर अगर उसके पास इतनी पावरफुल एबिलिटी थी तो उसने पहले यूज क्यों नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि अकीरा की एबिलिटी कैनन है ही नहीं, वो तो बस एक इल्यूजन था जो अकीरा ने किरिसागी को बहका के बनाया। असल में अकीरा की एबिलिटी है इल्यूजन, एक ऐसा इल्यूजन जिसमें उसका ओपोनेंट जिस बारे में सोचेगा वही उसकी एबिलिटी बन जाएगी। यही तो वजह थी कि किरिसागी ने अकीरा की बातों में आकर मियो की एबिलिटी के बारे में सोचा तो अकीरा भी वही सेम एबिलिटी कैनन यूज कर पाया। उसने स्टार्टिंग से ये प्लानिंग की थी कि सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाए कि किरिसागी उसकी बातों में आ जाए। अकीरा सोच रहा था कि भले ही मैंने आज ये बैटल जीत ली, लेकिन अभी भी बहुत चीजें हैं इस एबिलिटी के बारे में जो मुझे सीखना है। बस अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि उस मियो को रियलाइज हो कि उसने मुझे एबिलिटी देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। दूसरी तरफ वही लड़की यूरी को दिखाया जाता है जो कि सोच रही थी कि मुझे किसी भी तरह जीत के यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी यूरी के पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके कुछ दोस्त एक छोटे से पापी को प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन जब यूरी ने ऐसा करने की कोशिश की तो वो उल्टा उसी पे भौंकने लगता है, जिससे वो गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। तो उसकी फ्रेंड उसे कहते हैं कि यार इसमें इतना क्यों गुस्सा करना, ये तो बस रैंडमली हो गया। नहीं, मुझे नफरत है उन चीजों से जो इस तरह रैंडमली होती है। और फिर वो कुछ समय पहले की बात बताने लगती है जहाँ एक बार एक लड़के को किसी ने बुली कर रखा था तो बैठ के सड़क पे रो रहा होता है, लेकिन मैंने ज्यादा न सोचते हुए उसकी थोड़ी हेल्प कर दी, पर यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो लड़का एक ठड़के साइको निकला जो उस दिन के बाद से हर जगह मुझे स्टॉक करने लगा। एक दिन जब यूरी से बचते हुए घर पे आए तो देखती है कि उसकी मॉम ने एक रैंडम आदमी को अपने घर ले आई है और दोनों ऐसे बिहेव कर रहे थे कि जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हो। उस आदमी की पहले से एक बेटी भी थी जो यूरी की मॉम ने अब उसे संभालने को दे दिया। यही वजह है कि रैंडम होने वाली चीजों से यूरी को सख्त नफरत है। ऐसा ही एक दिन और जब यूरी स्कूल से घर जा रही थी तो वो देखती है कि वही ठड़की साइको लड़का बिल्डिंग के टॉप से जंप करने वाला है। एक बार फिर से यूरी बिना कुछ सोचे समझे उसकी हेल्प करने के लिए चली जाती है। तुम यहाँ कर क्या रहे हो, मरना है क्या, जल्दी वहां से उतरो। तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ मिलूंगा। मैं जानता था, किस्मत हम दोनों को ही साथ रखना चाहती है। यूरी उसके पास जाके उसे समझाते हुए बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो साइको उल्टा यूरी को ही अपने साथ लेकर कूद जाता है। प्रेजेंट में जैसे ही उसे बात याद आई वो जोर से चिल्लाते हुए उड़ जाती है। उस साइको लड़के की वजह से यूरी यहाँ आकर फंस गई है, इसलिए और नहीं रुकना चाहती और बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसने बहुत ट्राई तो किया लेकिन कोई दरवाजा नहीं, एक दीवार है जो अंदर से खुल नहीं सकता। यूरी गुस्से में कहती है कि तुम लोग मुझे ऐसे कैद करके नहीं रख सकते, जल्दी बाहर निकालो मुझे। तो क्या तुम्हें ये लड़की इंटरेस्टिंग लग रही है? इसकी एबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। तभी इधर यूरी को याद आता है कि सबकी तरह उसे भी कुछ ना कुछ एबिलिटी तो मिली ही होगी। और जब उसने ये देखा कि उसके पास क्या एबिलिटी है तो वो खुद हैरान हो गई और सामने इतनी मोटी दीवार को एक झटके में ही तोड़ देती है। वो काफी कोशिश करती है दीवार को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने की, लेकिन कर नहीं पाती। और असल में इसकी एबिलिटी है क्या है तो थोड़ी देर बाद ही पता लगेगा। एक बार फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जब यूरी घर आई तो उसकी मॉम के नए बॉयफ्रेंड की बेटी जिसका नाम रेबिलिया है वो अकेली घर पर होती है और यूरी की मॉम उस आदमी के साथ बाहर गई हुई है, इसलिए वो बच्ची सुबह से भूखी बैठी थी। तो यूरी सबसे पहले उसे पेट पर खाना खिलाती है। थोड़ा टाइम ऐसे ही साथ बिताने के बाद जब दोनों नहाने जा रहे होते हैं तो यूरी देखती है कि उस बच्ची के पीठ पर काफी सारे चोट के निशान हैं। ये देख के उसे रेबिलिया के लिए काफी बुरा फील होता है कि इस छोटी सी बच्ची को उस आदमी की वजह से कितना कुछ सहना पड़ रहा है। सीना फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ यूरी के बैटल का टाइम हो चुका है और उसका ओपोनेंट एक ठड़की सा बुढ़ा होता है। मुझे यहाँ जब लाया गया तो ऐसा लगा मैं किसी नर्क में हूँ, लेकिन अब तुमसे मुझे कुछ उम्मीदें मिली हैं। वो बुढ़ा उसे कहता है कि मैं बस तुम्हें स्मेल करके ही बता सकता हूँ कि तुम अभी भी वर्जिन हो और यही है इस बुड्ढे की एबिलिटी। आसानी से वो किसी भी इंसान को स्मेल करके उसकी कंडीशन बता सकता है। यूरी उसकी बातों से काफी डर गई थी तो उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही 5 सेकंड्स का टाइमर स्टार्ट होकर खत्म हुआ वो एकदम से अटैक कर देता है, जिसे किसी तरह डॉज करते हुए यूरी एक जोरदार लात मारती है। अरे वाह, तुमने तो मुझे सच में सरप्राइज कर दिया। और वो अपनी पैंट उतार देता है। ये क्या हरकत है, कर क्या रहे हो तुम? देखो यहाँ कोई रूल नहीं, हम लोग चाहे कैसे भी लड़ सकते हैं। और अगले ही सेकंड वो बुढ़ा पलक झपकते ही यूरी का गला जकड़ लेता है। क्या बात है, तुम्हारी स्मेल से मुझे पुरानी बातें याद आ गई, जैसे मैंने एक बार उस लड़की को जान से मारा था। कुछ ज्यादा ही डिमांड करने लगी थी। मैं जब यहाँ लाया गया तो मुझे लगा मैं नर्क में हूँ, पर देखो मेरी किस्मत, पहली बैटल रैंडमली एक टीनेज गर्ल से हो रही है। यूरी को ये रैंडमली वर्ड सुनते ही अपने साथ बीती हुई पुरानी चीजें याद आने लगती है और गुस्से में आके उसने उस बुढ़े का हाथ ही तोड़ दिया। और सिर्फ 2-3 पंचेस के अंदर ही यूरी ने
उसे बुरी तरह हरा दिया, क्योंकि उसकी एबिलिटी ये है कि लड़ते वक्त उसकी ताकत 5 गुना ज्यादा हो जाएगी, जिसका एक सीधा सा मतलब ये कि फिजिकल बैटल के अंदर यूरी को कोई भी नहीं हरा सकता। दूसरी तरफ अकीरा बैठा कैंडीज खाते हुए सोच रहा होता है कि वो कैसे इस एबिलिटी का यूज करके सबको खत्म कर देगा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे पास इस एबिलिटी को यूज करने की पावर कहाँ से आती है। तो मियो एकदम से उसके सामने आके कहती है, किसी और के लाइफ स्पैन से तुम जितनी बार अपनी एबिलिटी यूज करोगे उतनी बार कोई ना कोई इंसान मरेगा, यानी अगर तुमने अपनी एबिलिटी 2 बार यूज की तो उधर 2 बंदे टपक जाएंगे। लेकिन ये सब सच नहीं होता, क्योंकि अकीरा सपना देख रहा था। बैटल का टाइम होने पर उसे सेकंड राउंड के लिए ले जाया जाता है एक रूम के अंदर, जहाँ पर और भी लोग पहले से बैठे थे, और ये दूसरा प्रोग्राम या फिर कह लो कि दूसरा राउंड एक टीम बैटल होने वाला है। 5-5 प्लेयर्स की टीम बैटल, जो कि 2 घंटे में शुरू होगा। तब तक के लिए सबको इस कमरे के अंदर साथ में रहना होगा। तो ऐसा है, अगर ये एक टीम बैटल है तो हम सबको अपनी एबिलिटी रिवील करनी होगी। और क्योंकि किरासागी को अब तक ये लग रहा है कि अकीरा की एबिलिटी कैनन है, तो अकीरा सोच में पड़ जाता है कि मुझे अपनी एबिलिटी सबको बतानी चाहिए भी या नहीं। देखो, अगर हमारे पास कोई टाइम है तो क्यों ना हम कोई प्लान बना लें। वैसे मेरा नाम है सवातारी और ये है मेरी एबिलिटी, सिक्के को एक रस्सी में बदलना। लेकिन यूरी को उस पर विश्वास नहीं होता, उसे लगता है कि शायद ये अपनी रियल एबिलिटी छुपा रहा है। फिर अब किरासागी और यूरी अपनी अपनी एबिलिटीज बताते हैं, जिस पर सवातारी उन्हें कहता है कि तुम दोनों तो बहुत लकी हो, इतनी अच्छी एबिलिटी है तुम्हारे पास। और अब ये तीसरा बंदा, जिसका नाम है कुमागिरी, उसकी एबिलिटी ये है कि वो 2 सेकंड के लिए इनविंसिबल बन सकता है, यानी कि सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए कुमागिरी को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। मुझे ये एबिलिटी मुझसे बिना पूछे दी गई, तो कुछ भी हो जाए मैं इसका इस्तेमाल नहीं करने वाला। मैं पहले एक फाइटर हुआ करता था, तो इसलिए मैं अपने स्किल्स के बेसिस पर ही लड़ूंगा। अब लास्ट में सब जब अकीरा से उसकी एबिलिटी पूछते हैं तो वो सोचने लगता है क्या मुझे सच में सबको अपनी एबिलिटी बता देनी चाहिए, और वो सबसे झूठ कह देता है कि उसकी एबिलिटी है अपने हाथों को कैनन बदलना। अरे यार, तुम सबके पास कितनी अच्छी एबिलिटीज हैं, मुझे ही बेकार मिली। अकीरा ये बोलने के बाद सोच रहा होता है कि मेरे लिए अच्छा यही होता अगर मैं इन्हें अपनी एबिलिटी बता देता। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर किसी ऐसे को मेरी एबिलिटी पता चल जाए जिससे आगे चल के मेरी फाइट होने वाली है, तो फिर तो मैं पक्का उससे हार जाऊंगा। मुझे बहुत सोच समझ के किसी ऐसे को ये बताना होगा जिसपे मैं विश्वास कर सकूं। तभी सवातारी सबको उनकी एबिलिटी का डेमो देने के लिए बोलने ही वाला था कि अकीरा टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, अरे किरासागी, वैसे तुम्हारी चोट कैसी है? लगता है कि तुम दोनों पहले भी मिल चुके हो। हाँ, हम लोगों ने पहले प्रोग्राम में आपस में बैटल किया हुआ है। सब एक दूसरे से कुछ बात करने लगते हैं और अकीरा बैठ के सोच रहा होता है कि क्या मेरा अपोनेंट जो सोचेगा वही मेरी एबिलिटी होगी, या उसके अलावा किसी दूसरे इंसान के सोचने से मेरी एबिलिटी एक्टिवेट हो जाएगी। थोड़ी देर बाद अब बैटल का टाइम होने वाला होता है, लेकिन अकीरा को उससे पहले कुछ प्लानिंग करनी थी। तो वो ये देखने के लिए कि यहाँ पर बैठे लोग सच बोल रहे हैं कि नहीं, यूरी को जंप करके अपनी एबिलिटी दिखाने के लिए कहता है। पर किरासागी को ये बात याद आ गई कि अगर इसने जंप कर दिया तो हमें तो कुछ और ही दिख जाएगा। इसलिए किरासागी और कुमागिरी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, सिवाय बाकी के इन दोनों को छोड़ के। अकीरा हैरान हो रहा होता है कि इसकी एबिलिटी तो बहुत काम की है, पर तभी यूरी भी ये बात नोटिस कर लेती है कि नीचे वालों को तो कुछ और ही नजारा दिख रहा है, और गुस्से में उसने अकीरा और सवातारी दोनों को ही जड़ दिया। टाइम पूरा होने पर पांचों अब अपनी बैटल के लिए जाने लगते हैं। तो सवातारी उन्हें समझाता है कि अगर इस बैटल में तुम्हें किसी को मारने का मौका मिले तो पीछे मत हटना, यहाँ का रूल ही है कि तुम किसी को भी मार सकते हो। जिसके बाद उन लोगों को एक हॉल के अंदर लाया जाता है, जहाँ उन लोगों को इस बड़े से बैटल रिंग में फाइट करना है। सामने 4 अपोनेंट टीम के प्लेयर्स खड़े होते हैं और एक बंदा शैडो में खुद को छुपा के बैठा होता है। मियो उन्हें रूल्स बताते हैं कि दोनों टीमों में से बारी बारी जिसका नाम लिया जाएगा वो लोग फाइट करने के लिए रिंग में आएंगे, और इन 5 मैचों में जिस टीम ने ज्यादा बार जीता वही टीम विनर होगी। पहली फाइट होने वाली सवातारी और रिन के बीच। अकीरा सोचता है कि इसका मतलब तो इन लोगों ने हमसे झूठ बोला, टीम बैटल बोल के 1-on-1 फाइट करवा रहे हैं, यानी मियो ने जानबूझ के इन्हें मजबूर किया अपनी एबिलिटी एक दूसरे को बताने के लिए। सवातारी और रिन की बैटल स्टार्ट होती है, पर वो लड़ने से पहले ही सवातारी से कहते हैं कि तुम प्लीज हार मान लो, मैं लड़ नहीं सकती और हारना भी नहीं चाहती। तुम्हारा ऑफर तो बढ़िया है, जरूर तुम्हारे कपड़ों में कुछ छुपा होगा, तुम जैसों को अच्छी तरह से जानता हूँ मैंने ये इसलिए पहने हैं क्योंकि जब मैं यहाँ लाई गई थी तो मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। और रिन उसे अपने कपड़े उतार के भी दिखा देती है, देखो अगर तुमने हार मान ली तो मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दूंगी जो शायद तुम्हें काफी पसंद आएगा। अरे पागल, तुम्हें कर क्या रहे हो, लड़ो ना उससे। अरे हाँ, मैं भी ये बात जानता हूँ, मैं इसलिए नहीं लड़ रहा क्योंकि मेरी एबिलिटी कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, और अगर मैंने इसका यूज किया तो तुम भी मारी जा सकती हो। सवातारी उसे कहता है कि क्यों ना हम एक टॉस करके इस बात का फैसला करें कौन हार मानेगा, और रिन भी इस बात में मान जाती है। अकीरा और बाकी लोग ये सोच रहे थे कि इसने काफी अच्छा फैसला किया, क्योंकि लड़ने के लिए इसके पास कोई खास एबिलिटी तो है नहीं। सवातारी कॉइन टॉस करता है ये सोचते हुए कि वो इस चीज में कभी हार ही नहीं सकता, लेकिन सिर्फ एक ही सेकंड के अंदर रिन अपना अटैक करके उसे मार देती है। माफ करना, पर मैं हारना नहीं चाहती, जिसका मतलब कि रिन शुरुआत से ही उसे मारने का मौका ही ढूंढ रही थी। और जब सवातारी का ध्यान उस कॉइन पर था, उसने अपनी चाल चल दी। और सबसे मेन बात तो ये कि यहाँ पर कोई भी उसकी एबिलिटी देख ही नहीं पाया। अकीरा कहता है कि मैंने तो बस इतना सा नोटिस किया कि जब उसने अपना हाथ हिलाया तो कुछ ब्लेड्स बाहर आए थे। कितना बड़ा बेवकूफ था ये, जब सबसे ज्यादा चौकन्ने रहने की जरूरत थी तब लापरवाही कर दी इसने। लेकिन यूरी को अच्छा नहीं लगता कि मरने वाले के बारे में तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। देखो, अब हमें नेक्स्ट फाइट पर ध्यान देना चाहिए, एक हम ऑलरेडी हार चुके हैं, अब नहीं हार सकते। अब अगला मैच होने वाला है कुमागिरी और रिंको नाम की इस लड़की के बीच। वो लड़की अब एक बॉडी बिल्डर से फाइट करने वाली है, लेकिन फिर भी वो इतनी शांत कैसे है। फाइट शुरू होते ही कुमागिरी अटैक करके उसे रिंग से बाहर निकालने की सोचता है, और जैसे ही वो अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, रिंको ने अपना हाथ ऊपर कर लिया। कुमागिरी जल्दी से डिफेंस करता है कि कहीं कोई अटैक ना हो, लेकिन ऐसा नहीं था। रिंको ने तो उल्टा हाथ उठा के सरेंडर कर दिया। शायद उसके पास कोई ढंग की एबिलिटी नहीं थी, इसलिए उसने खुद ही हार मान लिया।
पर नहीं, ऐसा नहीं है। मेन बात यहाँ पर यह है कि रिंको की एबिलिटी है दूसरे के मूव्स को कॉपी करना, और कुमागिरी से फाइट करते वक्त रिंको ने उसकी एबिलिटी को कॉपी तो किया पर कुछ हुआ नहीं, और वो ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहती थी, तो इसलिए उसने हार मानना ही सही समझा। रिन गुस्से में उसे कहती है कि एक टीम बैटल है और मैं अपना मैच ऑलरेडी जीत चुकी हूँ। अगर तुम लोग नहीं जीते तो इसमें मेरी क्या गलती, मैं क्यों फंसूं? अरे तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक अच्छी एबिलिटी है, हम लोग अगला राउंड जरूर जीतेंगे। वैसे एक और मेन चीज, रिंको की एबिलिटी तो ये है कि दूसरों की एबिलिटी से कॉपी करना, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो सिर्फ सामने वाली एबिलिटी का 1/10 हिस्सा ही कॉपी कर सकती है। जिसका मतलब कि अगर वो कुमागिरी की एबिलिटी को कॉपी करती, जो कि है 2 सेकंड्स के लिए इनविंसिबल बनना, तो वो सिर्फ उसका 1/10 यानी कि 0.2 सेकंड्स के लिए इनविंसिबल बन सकती थी। साफ सीधी बात यह कि रिंको के जीतने का कोई चांस ही नहीं था। अब थर्ड मैच की शुरुआत होती है, जो कि होने वाला है साइको नाम की इस लड़की और किरासागी के बीच। फाइट को शुरू होते ही साइको उस पर कुछ मार्बल से अटैक करती है और उसे लगा कि पहले अटैक करने से वही जीतेगी, लेकिन किरासागी उसे दूर फेंक देता है और वो छोटा सा दिखने वाला मार्बल एक बड़े से जायंट स्टोन में कन्वर्ट हो गया। थोड़ा सा से बच गया बेचारा, नहीं तो पिस जाता। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे ही लड़ना है तो मैं भी तैयार हूँ, और अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। साइको उससे बचने के लिए लगातार मार्बल्स उसकी तरफ ही फेंकती रहती है, और आखिर में एक मार्बल जब किरासागी को लगने ही वाला था तो उसे 2 टुकड़ों में काट डालता है, क्योंकि उसकी एबिलिटी ही यही है कि वो किसी भी स्टिक को स्वॉर्ड में बदलने के साथ साथ दुनिया की किसी भी चीज को स्वॉर्ड से काट सकता है। चलो अब हार मान लो, मेरे से जीतने की कोई उम्मीद मत रखना। नहीं, अगर मैंने हार मान ली तो पता नहीं रिन मेरा क्या हाल करेगी। इसलिए साइको पीछे न हटते हुए जितने भी मार्बल्स उसके पास होते हैं सबके सब किरासागी की तरफ फेंकने लग जाती है, और किरासागी को भी ऐसा लग रहा था कि वो इनसे इजिली बच रहा है, लेकिन जो वो देख रहा है वैसा यहाँ पर हो नहीं रहा। कुछ ही देर के अंदर किरासागी चारों तरफ से उन बड़े बड़े मार्बल्स के अंदर ट्रैप हो जाता है। साइको मौका देखते ही अपने लास्ट मार्बल से उस पर अटैक करने के लिए आती है, पर किरासागी ने उसे भी बीच से काट डाला। पर तभी चला के दिखाते हुए साइको जंप करते हुए एक और मार्बल का यूज करने ही वाली थी कि तब किरासागी एक छोटे से चाकू से उसका शॉट रोक देता है। तो इसका मतलब तुमने नाइफ छुपा के रखी हुई थी? नहीं यार, ये तो बस नॉर्मल स्टिक है, और मेरी एबिलिटी यही है कि मैं किसी भी नॉर्मल स्टिक को स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो बस मैंने उस लकड़ी का एक छोटा सा हिस्सा काट लिया था। अब हार मान लो, इससे पहले कि मेरे हाथों मारी जाओ। अरे बेवकूफ, तुम मुझे एक्सप्लेन करने में इतना खो गए कि तुम्हें मेरी चाल का पता ही नहीं चला। और तभी किरासागी देखता है कि उसके पैरों के नीचे साइको का एक मार्बल है। अब वो बचने की कोशिश करता, इससे पहले उस मार्बल के एकदम से बड़े होने की वजह से किरासागी के मेन पॉइंट पर एक जोरदार झटका लगता है और बेचारा वहीं बेहोश हो गया, और इस मैच की विनर बनती है साइको। अरे बेवकूफ, तुम आसानी से जीत सकते थे। जिसके बाद अगला मैच होने वाला है कोजी नाम के इस बंदे और अकीरा के बीच। यार कहीं हम हार ना जाएं। देखो अभी तक बताया तो नहीं गया कि जो टीम हारेगी उसके साथ क्या होगा, पर मान के चलो कि कुछ बुरा ही होगा। लेकिन अकीरा रिंग में जाते हुए कहता है कि माफ करना, मैं बस तुम लोगों से मजाक कर रहा था। यहाँ कोई वजह ही नहीं है ये मानने की कि हारने वाले के साथ कुछ बुरा होगा, क्योंकि अगर उनका गोल हमें मारना ही होता तो हारने वाले को ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे होते, जिसका मतलब कि वो लोग चाहते हैं कि हम लड़ते रहें। इतना तो कंफर्म है कि हमारे हारने पे कम से कम वो हमें जान से तो नहीं मारेंगे। जैसे ही 5 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है, अकीरा सोचता है कि आखिर उस बात का मतलब क्या है। क्या सिर्फ मेरे अपोनेंट के सोचने से ही मेरी एबिलिटी डिसाइड होगी, या किसी और के सोचने से, या मेरे सोचने से? अब बैटल शुरू होती है और अकीरा इस बार लकी था कि उसका अपोनेंट किरासागी की तरफ फास्ट अटैकर नहीं है। अकीरा कुछ ट्राई करने की कोशिश तो करता है पर कुछ होता नहीं, तो वो मुड़ के किरासागी की तरफ जाता है, और पिछले मैच के लिए अकीरा उससे बुरा भला सुनाकर उस पर अटैक करने की जब पोजीशन लेता है तो उसका कैनन एक्टिवेट हो गया। अकीरा ने बस उसके साथ एक छोटा सा मजाक किया है, जिसके बाद वो अब कोजी पर अटैक करने के पोजीशन में आता है और सोचता है कि अब सबको यही लगेगा कि कैनन मेरी एबिलिटी है, और यही सोचते हुए अकीरा रिन की तरफ देखता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। पर जैसे ही दोबारा उसने कोजी को देखा, कैनन एक्टिवेट हो जाता है। इससे अकीरा को फाइनली ये समझ में आ गया कि ये एबिलिटी काम कैसे करती है। वो अटैक तो करता है लेकिन कोजी को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसके पास एक इनविजिबल शील्ड है। अकीरा फिर से अटैक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शील्ड हर बार उसे बचा रही थी। ये क्या किया मैंने, मेरी एबिलिटी आप सब जान गए, मैं तो गया। कोजी काफी डिमोटिवेट हो रहा था, तो रिन उसे पीछे से चीयर अप करने के लिए कहती है, अगर तुम आज जीत गए तो ये लड़कियां तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगी, जो तुम चाहो। ऐसा ऑफर सुन के कोजी इतना खुश हो गया कि मन ही मन सब कुछ इमेजिन भी करने लगता है। तभी अकीरा उसे अपना एक जूता फेंक के मारता है, और इस बार बीच में कोई शील्ड भी नहीं आती। अगर अभी मरना नहीं है तुम्हें तो जल्दी अपने हाथ ऊपर करो। अकीरा को कोजी की एबिलिटी समझ में आ गई थी, और वो ये कि जब भी उसके हाथ जमीन पर होते हैं तो आसपास वो इनविजिबल शील्ड एक्टिवेट हो जाती है। इसलिए तो उसे अकीरा का वो जूता लग गया, क्योंकि उसके हाथ जमीन पर नहीं थे। उसकी एबिलिटी अब जब सबको समझ में आ ही चुकी है, तो इसलिए कोजी हार मान लेता है। और तुम लोग सोच रहे होगे कि अकीरा ने जो मैच की स्टार्टिंग में टेस्टिंग की थी उसे क्या पता लगा। तो देखो, सबसे पहले बैटल स्टार्ट होते ही अकीरा ने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करने की कोशिश की, क्योंकि उसके बाकी सारे टीममेट्स ये सोच रहे थे कि उसके पास कैनन है, लेकिन फिर भी वो एक्टिवेट नहीं हुआ। जिसके बाद वो किरासागी के पास गया और उसके ऊपर निशाना लगाने पर उसकी एबिलिटी एक्टिवेट हो गई। फिर अकीरा ने सेम चीज रिन पे ट्राई की, क्योंकि उसने उसकी एबिलिटी देख ली थी, लेकिन उस समय भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन आखिर में कोजी की तरफ पॉइंट करने पर उसकी एबिलिटी एक्टिवेट हो गई, जिसका मतलब कि अकीरा की ये पावर तभी काम करेगी जब उसका अपोनेंट किसी एबिलिटी के बारे में सोचेगा, ना कि कोई और। तो भला मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था, मुझे मारना चाहता था क्या? तुम जीत गए। इसकी वजह ये थी कि उस बंदे के पास तुमसे कमजोर एबिलिटी थी। नहीं, तुम गलत हो। अगर वैसी एबिलिटी तुम जैसे फाइटर के पास होती तो इजीली मुझे हरा देते। वो चाहता तो मेरे अटैक से बचते हुए मुझे मार सकता था। अब 5th मैच स्टार्ट होते
होता है और यूरी का अपोनेंट वही पागल साइको बंदा है जो यूरी के हमेशा पीछे पड़ा रहता था। उसे देखते यूरी तो जैसे गुस्से में पागल ही हो गई, क्योंकि भाई इस बंदे की वजह से ही वो आज यहाँ पर फंसी हुई है। बैटल अब जैसे शुरू हुआ, वो साइको लड़का जिसका रियल नेम होशिनो है वो बताता है कि मेरी एबिलिटी है कि मैं अपनी बॉडी को लोहे जैसा मजबूत कर सकता हूँ। लेकिन यार यूरी तो इतने गुस्से में थी कि बिना ज्यादा कुछ सोचे बस एक पंच में ही उसे रिंग से बाहर कर देती है। मैच तो भाई शुरू होते ही खत्म हो गया। विनर है यूरी। मियो ने बताती है कि थर्ड राउंड कुछ देर में शुरू होगा, तब तक विनर टीम जाके आराम कर सकती है और हारने वाली टीम को एक सजा मिलेगी। मियो अकीरा और बाकियों की आंखों को ढककर एक रूम में ले जाने लगती है। अब क्या होने वाला है? क्या ये लोग हमारे सामने ही हारने वाली टीम को टॉर्चर करेंगे? लेकिन असल में यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। विनर टीम के लिए मस्त खाने पीने का इंतजाम किया गया है और लूजर टीम की लड़कियों को छोटे छोटे कपड़े पहनाकर सबको खाना खिलाना है और बेचारे हारने वाले लड़कों को सिर्फ एक गिलास पानी पीने के लिए मिलेगा। सब हैरान हो जाते कि भाई ये क्या चल रहा है, हम लोग क्या क्या सोच रहे थे और यहाँ क्या हो रहा है। खाना लगने पर अकीरा और किरसागी बिना कोई टेंशन के खाना ठूसने भी लग जाते हैं। तुम लोग ऐसे हालातों में भला इतने आराम से कैसे खा सकते हो? तो और क्या करें, अभी मौका मिला है, जी भर के खा लो, क्या पता बाद में कभी ऐसा मौका मिले न मिले। वैसे अकीरा, तुम्हें क्या हुआ था जो तुमने अपनी टीममेट पर अटैक कर दिया? मैं तुम्हारे बारे में जानने में काफी इंटरेस्टेड हूँ। जो सुन के अकीरा मन में सोचता है कि मुझे इस लड़की से बच के रहना पड़ेगा, काफी चालू है ये। फाइट की वजह से यूरी को एक छोटी सी चोट भी लग गई थी, तो अकीरा अपना रुमाल उसकी चोट पे बांध देता है और थोड़ा सा रोमांटिक मोमेंट बन गया है। किरसागी रिंको से बड़ा ताव दिखा के बात कर रहा होता है कि मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, मैं विनर हूँ, तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। तुम भला कैसे विनर हुए? तुम तो जीते भी नहीं, तुम्हें भी इनकी तरह ड्रेस पहनकर हमें सर्व करना चाहिए। और रिन भी अकीरा की बात सुन के एक और ड्रेस मांगने चली जाती है किरसागी के लिए। खाना पीना खत्म होने के बाद अब थर्ड राउंड स्टार्ट होता है, जहाँ दोनों ही टीम्स को अलग अलग रास्ते पर जाना है। मियो बताती है कि खाना खिलाना तो बस टाइम पास था, हारने वाली टीम की सजा अभी बाकी है। अकीरा और बाकी सब जब अंदर पहुंचे तो देखते हैं कि यहाँ तो और भी कई सारे दरवाजे हैं और सबको अलग अलग रूम्स में जाना है, यानी कि उनकी टीम यही खत्म होती है और अगली बार जब वो लोग मिलेंगे तो शायद एक दूसरे के दुश्मन होंगे। कुमागिरी और किरसागी अलग अलग रूम्स में चले जाते हैं, बस यूरी और अकीरा को छोड़कर, क्योंकि यूरी सोच नहीं पा रही कि उसे किधर जाना चाहिए। पता है, मैंने तुम्हें जो हैंग की उस वक्त दी वो बचपन से मेरे पास थी, ऐसा है तो ले लो वापस। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, बस इसे संभाल कर रखना जब तक हम दोबारा न मिले। और ये कह के दोनों अलग अलग रूम्स में चले जाते हैं। अकीरा जहाँ पर आया वहाँ पर एक स्मार्टफोन रखा हुआ था, उसकी हथकड़ी खुलने पर उसे बताया जाता है कि अभी तुम्हारे पास 100 पॉइंट्स हैं और जीतने के लिए 1000 पॉइंट्स तक पहुंचना होगा। तभी सामने का एक दरवाजा खुलता है और ये जगह एक जंगल है जिसका नाम है ब्लॉक ए और अकीरा के पास सिर्फ 30 मिनट्स हैं ब्लॉक ए से बाहर निकलने के लिए। टाइम पर अगर वो यहाँ से बाहर निकल गया तो 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अकीरा को आसपास की जगह देख के समझ आ रहा था कि जरूर यहाँ पर पहले भी कोई आ चुका है। तभी एक प्लेयर उसके सामने आता है और टाइमर स्टार्ट हो गया। तो लगता है कि मुझे अब लड़ना ही पड़ेगा। अरे रुको रुको, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, अपनी टीम में तुम्हें लेने आया हूँ। दूसरी तरफ यूरी को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं और किसी तरह उनसे बचते हुए वो अकीरा के पास आती है। तभी वो लड़का जिसका नाम कात्सुया है वो उन्हें बताता है कि ये सब लोग रेड टीम से हैं और चाहते हैं कि तुम लोग भी इनकी टीम ज्वाइन कर लो। अरे वाह, यहाँ तो 2 लोग और हैं, लगता है बॉस हमसे काफी खुश होने वाले हैं। दरअसल यार काजुया ग्रीन टीम का एक मेंबर है जिसकी एबिलिटी है किसी भी लकड़ी को तीर कमान में बदलकर अनलिमिटेड अटैक्स करना। कात्सुया दोनों को जाने के लिए कह के उनसे लड़ने के लिए तैयार होता है और क्योंकि यहाँ पर रेड टीम के एक बंदे के पास कैनन वाली एबिलिटी थी तो अकीरा भी सेम वही एबिलिटी एक्टिवेट कर पाता है। किसी तरह उन चारों से पीछे छुड़ाकर तीनों एक जगह पर आते हैं और अकीरा के पूछने पर कात्सुया बताता है कि वो लोग एक टीम में थे, क्योंकि काफी सारे लोग थर्ड राउंड को एक टीम में होकर ही खेला करते हैं। मैं ग्रीन टीम से हूँ और वो चारों रेड टीम से थे। रेड टीम को 2 बहुत पावरफुल एबिलिटी वाले लोग लीड करते हैं। कात्सुया अब दोनों को ग्रीन टीम की जगह पर लाता है जो कि एक छोटा सा विलेज है। यहाँ सब लोग साथ मिलकर अपने रोजाना के काम और खेती बाड़ी क्या करते हैं। वहीं एक छोटी सी लड़की उनके पास एक बच्ची को लेके आती है जिसके हाथ में बाकियों की तरह कोई हथकड़ी नहीं लगी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बच्चे की माँ जब 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी तभी यहाँ लाई गई थी और ये बच्चा भी यहीं पर जन्मा है। कात्सुया अब दोनों को एक मीटिंग रूम में लाकर उन्हें वेट करने के लिए कह के अपने लीडर को बुलाने के लिए चला जाता है। और क्योंकि भाई दोनों एक रूम के अंदर अकेले होते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि वो एक दूसरे से बात क्या करें और काफी शर्मा रहे होते हैं। अकीरा सोच रहा था कि इन सब ने एक पूरी टीम बनाई हुई है जिसका मतलब कि इनके लीडर के पास जरूर कोई खतरनाक एबिलिटी होगी, तभी तो उसने इतने सारे लोगों को अपने अंडर में रख रखा है। अब कात्सुया आके दोनों को अपने लीडर से मिलाता है जो कि एक बूढ़ा आदमी है और इनका नाम है सिरिसागी। वो अकीरा को यहाँ देख के बहुत खुश होते हैं क्योंकि अकीरा के पास एक कैनन एबिलिटी है, तो अगर अकीरा उनकी टीम ज्वाइन कर लेगा तो ग्रीन टीम के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। ये सब सुनकर दोनों सदमे में चले जाते हैं। वैसे यूरी, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी एबिलिटी क्या है? नहीं, कुछ खास नहीं, बस मैं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को 5 गुना बढ़ा सकती हूँ। कात्सुया और सिरिसागी दोनों के ये सुन के तोते उड़ जाते हैं क्योंकि भाई कैनन एबिलिटी टॉप A क्लास की एबिलिटी है, लेकिन जो यूरी की एबिलिटी है बहुत ही रेयर है और A+ क्लास में आती है। अरे वाह, अगर इन दोनों ने टीम ज्वाइन कर ली तो हमारी तो बल्ले बल्ले। अकीरा और यूरी बस यही सोच रहे होते कि आखिर ये चल क्या रहा है। अरे सॉरी, हम एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा ही बह गए थे। मुझे पता है तुम लोगों के पास इस जगह को लेकर काफी सारे सवाल होंगे, तो मैं अब तुम्हें धीरे धीरे बताना शुरू करता हूँ। देखो, इस थर्ड राउंड में हमें 1000 पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं और इसके
उसके लिए काफी सारे क्वेस्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन ने हमें दिए हैं, उसे कंप्लीट करके हम पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। और इस जगह पर ये पॉइंट्स ठीक करेंसी की तरह ही है जिसे तुम ऑर्गेनाइजेशन को पे करके खाना पीना, कपड़े और दवाइयाँ ये सब खरीद सकते हो। मतलब कि यहाँ रहो और धीरे धीरे क्वेस्ट कंप्लीट करके 1000 पॉइंट्स कलेक्ट करो और यहाँ से निकल जाओ। यही है इस थर्ड राउंड को पार करने का तरीका। जब मैं पहली बार यहाँ आया तो बस सबकी 2 या 3 लोगों की टीम हुआ करती थी, बस एक छोटी सी टीम। लेकिन अचानक ही कहीं से एक खबर आई कि एक टीम अपने मेंबर्स इंक्रीज करती जा रही है। उस वक्त मैंने उस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम लोग खुद की प्रॉब्लम्स में फंसे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे ये भी खबर फैलने लगी कि जो सबसे बड़ी टीम है वो लोगों को जबरदस्ती पकड़ के अपनी टीम में ज्वाइन करवा रही है, और अब भी ऐसा ही हो रहा है। हाँ, लेकिन इससे उन्हें कोई पॉइंट्स तो मिलता नहीं, तो ये सब करने का क्या मतलब? देखो, हर कोई यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहना चाहता, लेकिन इस बात की भला क्या गारंटी है कि आगे आने वाले और भी राउंड्स इससे अच्छे होंगे। हो सकता है कि वो और भी खतरनाक हो, इसलिए रेड टीम के लीडर्स यहाँ से जाना नहीं चाहते और अपनी एबिलिटी का यूज करके इस पूरी जगह को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। सिरिसागी इन्हें सब बता रहा होता है और दूसरी तरफ रेड टीम के लीडर हाजिमे ओगामी को दिखाया जाता है, जिसके बगल में रिन भी बैठी हुई थी। ये दोनों के दोनों ही इस टीम के लीडर्स हैं। वो 4 लोग अकीरा और यूरी को न ला पाने की वजह से अपने लीडर से माफी मांग रहे होते हैं। तो हाजिमे उसे ज्यादा टेंशन न लेने के लिए कह के पीने के लिए बियर ऑफर करता है, और जब उस बंदे को लगा कि उनका लीडर इतना गुस्सा नहीं हुआ, वो उसे एक जोरदार पंच जड़ के मारता है। भूल गए क्या? मैंने पहले ही कहा था कि अगर तुम फेल हुए तो मारे जाओगे। इनके लिए अभी इतना बहुत है, रहने दो। वैसे रेड टीम के लीडर्स को ये बात समझ में आ चुकी है कि अकीरा के पास सिर्फ कैनन वाली एबिलिटी ही नहीं बल्कि कुछ और भी है, लेकिन वो आखिर किस तरह की एबिलिटी है ये इन्हें नहीं पता। दूसरी तरफ सिरिसागी आगे बता रहा होता है कि रेड टीम का मकसद यही है कमजोर लोगों पर राज करना और उन्हें अपना स्लेव बनाना। उनके ही इस बढ़ते जुल्म को रोकने के लिए हमने अपनी खुद की एक टीम बनाई, और हम दोनों के अलावा यहाँ पर एक और टीम है, लेकिन उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बस खुद से ही मतलब है। और इसी तरह ये जगह 3 टीम से बटी हुई है। रेड टीम जो लोगों को हंट करती है, ग्रीन टीम जो लोगों को बचाती है, और आखिर में ब्लू टीम जिन्हें आसपास क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं। इसी तरह थर्ड राउंड 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सिरिसागी उन्हें बताता है कि जल्द ही हम लोग रेड टीम के साथ एक बैटल करने वाले हैं, तो क्या तुम लोग हमारी हेल्प करोगे? यूरी ये सब सुनते ही मान जाती है, लेकिन अकीरा कुछ भी नहीं बोलता। तो सिरिसागी पूछता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो, हमें ज्वाइन करोगे? नहीं तो अगर तुम्हें ब्लू टीम के पास जाना है तो फिर यहाँ नहीं आना चाहिए था, और रेड टीम के साथ वैसे भी अब तुम्हारा रिलेशन ठीक नहीं, हमारे साथ जुड़ने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। अकीरा सोचता है कि मुझे इस जगह पर रहना है, बस यही एक रीजन है इन्हें ज्वाइन करने का, पर क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन भी है? और ये सोचते हुए अकीरा लीडर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास बस एक ही चॉइस है, तुम मुझे अपना हॉस्टेज बना के अपने लिए और भी रास्ते खोलना चाहते हो, है ना? लेकिन अकीरा के तो ये देख के होश उड़े हुए थे कि उसका कैनन एक्टिवेट ही नहीं हुआ। क्या हो रहा है ये? कहीं इसके पास ऐसी पावर तो नहीं जिससे किसी की भी एबिलिटी को डीएक्टिवेट कर सकता है? या इसने अब तक ये माना ही नहीं कि मेरे पास कैनन वाली एबिलिटी है भी? लेकिन थोड़ी देर बाद एकदम से अकीरा की एबिलिटी एक्टिवेट हो गई। तुम चाहो तो फायर कर सकते हो, इससे तुम वो जान जाओगे जो तुम सच में जानना चाहते हो। और अकीरा भी बिना कुछ बोले फायर कर देता है, लेकिन धूल हटने के बाद सब देखते हैं कि सिरिसागी को कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या मैं पास हुआ या नहीं? माफ करिएगा, पर अब मुझे समझ में आ चुका है कि आप सच में इनके लीडर हो। दरअसल यार अकीरा ये चेक कर रहा था कि क्या सिरिसागी सच में इतना पावरफुल है कि रेड टीम वालों के साथ भिड़ सके। अकीरा और यूरी दोनों को बताया जाता है कि हमने तुम्हारे साथ और भी कई सारे लोगों को जोड़ा है, इसलिए अब हमारे पास ज्यादा रूम्स नहीं बचे। सिचुएशन को देखते हुए अकीरा डिसाइड करता है कि वो और यूरी एक ही रूम में रहेंगे, और अब ये दोनों एक रूम में रहेंगे। ये सोच कर यूरी शर्मा जाती है। थोड़ी देर बाद उस रूम में आने पर यूरी को कुछ ऐसा मिला जो उसे नहीं मिलना चाहिए था। अगर तुम लोग थोड़े भोले हो तो नहीं समझ पाओगे कि उसे क्या मिला। देखो, मैं जानता हूँ कि मुझे तुमसे रूम शेयर करने वाली बात नहीं करनी चाहिए थी, पर मैं अभी तुम्हें कुछ जरूरी बताना चाहता हूँ। यूरी सोचती है कि कहीं अब ये मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाला। ये लो, मैंने इस पेपर पर जो लिखा है वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। और यूरी उसे लेते हुए सोचने लगती है कहीं इसमें आई लव यू तो नहीं लिखा, लेकिन अकीरा ने इसमें अपनी रियल एबिलिटी के बारे में लिखा था, टेलीपैथी। देखो तुम शांत रहो, बस मुझ पे यकीन करो, मैं तुमसे टेलीपैथी के जरिए बिना बोले बात कर सकता हूँ। यूरी को सुनकर बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि उसने तो कुछ और ही इमेजिन कर रखा था। अकीरा उसे अपने दिमाग में कुछ सोचने के लिए कहता है ताकि वो खुद को प्रूव कर सके, और वो ऐसा कर भी पाता है। अकीरा के बिना बोले यूरी को अपने मन में उसकी आवाज आ रही थी, देखा मैंने कहा था ना मैं ये कर सकता हूँ, अब तुम ट्राई करो। यूरी कोशिश करती है और वो भी बिना बोले बस सोच के अकीरा से बात कर पाती है। वो हैरान होकर जोर से चिल्लाने ही वाली थी कि अकीरा उसका मुंह बंद करते हुए कहता है, शांत रहो, अब से हम सारी बातें टेलीपैथी के जरिए ही करेंगे। लेकिन मैं सबको ये बताना नहीं चाहता, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम पे नजर रखा जा रहा है। तो यूरी पूछती है कि आखिर कौन हम पे नजर रखेगा। असल में अकीरा को यकीन है कि उनके लीडर ने जरूर उन पर नजर रखा हुआ है, क्योंकि शायद उसे पूरी तरह हम पे विश्वास नहीं। और इससे भी मेन बात तो ये कि हमारे पास हाई रैंक एबिलिटी है और हम उनके साथ काम करने के लिए एग्री भी हो गए, इसलिए वो हमें टेस्ट करना चाहते हैं। अकीरा कहता है कि मैं अपनी पावर्स के बारे में और भी आगे बातें बताऊंगा, पर फिलहाल मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। तो यूरी ने भी अकीरा को सब बता दिया कि वो बाहर जाके उस छोटी बच्ची रबीला की हेल्प करना चाहती है। साथ ही अब बाहर की दुनिया में सबने उन्हें मरा हुआ मान दिया होगा, शायद उसकी मॉम भी काफी दुखी होगी, इसलिए यूरी जल्दी उनसे मिलना चाहती है। और जब यूरी अकीरा के माँ बाप के बारे में उससे पूछती है तो वो
बताता है कि सिर्फ मेरे फादर ही हैं और मुझे यकीन है कि मेरे मरने की खबर सुन के भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। मेरा मकसद अब घर वापस लौटना नहीं बल्कि इस गेम को खत्म करना है। उस मियो की बच्ची को ये पछतावा होना चाहिए कि उसने मुझे एबिलिटी देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अकीरा यूरी से हाथ मिलाते हुए कहता है कि तुम्हें मुझे भरोसा करना होगा, तभी हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। तो क्या तुम मेरी इस एबिलिटी को सीक्रेट रखोगी? हाँ, तो मुझ पे यकीन कर सकते हो, ये एक सीक्रेट ही रहेगा। और तब अकीरा उसे बताता है कि मेरी एबिलिटी नहीं कैनन है और नहीं टेलीपैथी, बल्कि जो भी मेरा अपोनेंट सोचेगा वही मेरी एबिलिटी होगी। यूरी उसकी बात सुनकर हैरानी होती है कि इतने में मियो का कॉल आ जाता है। तो कल तुम सब के लिए एक नया क्वेस्ट होगा और ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें बस उसमें किल करना है। ये क्वेस्ट कल सुबह 9 बजे शुरू होगा और लोकेशन है ब्लॉक डी। दूसरी तरफ रेड टीम के लीडर्स को दिखाया गया जो कि आपस में बातें कर रहे थे और उनका प्लान है कल के क्वेस्ट में किसी को एक्सपोज करने का, जिसके बाद अगली सुबह सब जाने के लिए तैयार होते हैं। और ग्रीन टीम का लीडर सबको बता रहा होता है कि इस क्वेस्ट में हमें हमारी उम्मीद से ज्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं, इसलिए अब जैसा मैं कह रहा हूँ तुम सभी उसी तरह टीम से बढ़ जाओ। और वो सबको A, B, C और D 4 टीम से बांट देता है। यूरी और अकीरा एक साथ रहना चाहते थे तो सिरिसागी उन्हें अलग नहीं करता, और दूसरी तरफ क्रिसागी भी एक टीम में कुछ लोगों के साथ ज्वाइन हो चुका था। वो सब ब्लॉक डी की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तब यूरी अकीरा से पूछती है कि क्या तुमने जो कल कहा वो सब सही था? मैं जो भी एबिलिटी सोचूंगी तुम वो यूज कर पाओगे? हाँ, सही कहा। और तुम हमारे उस एग्रीमेंट के बारे में तो नहीं भूली ना? असल में अकीरा को जब सिरिसागी से पता चला कि जो स्मार्टफोन उन्हें मिला था उससे वो किसी की भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले अकीरा ने खुद की एबिलिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाला, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं। और अब ताकि वो अपनी एबिलिटी अच्छे से यूज कर पाए, अकीरा ने यूरी को सब बता दिया। उसके लिए ये करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि यूरी को बताने का सीधा मतलब अपनी जान को उसकी हथेली में रख देना। वो लोग अब जब उस बताई गई जगह पर पहुंचते हैं तो वहाँ कुछ मम्मीज जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स थे। मियो बताती है कि ये क्वेस्ट तभी खत्म होगा जब तुम लोग इन सब क्रिएचर्स को मार दोगे, या फिर जब तक इनके हाथों तुम सब नहीं मरोगे। हर एक को मारने पर तुम्हें मिलेंगे 30 पॉइंट्स। और यहीं पर इस एनिमे का पार्ट 1 एंड होता है। जैसे ही टारगेट कंप्लीट होगा अगला पार्ट भी आ जाएगा। तो मिलते हैं आप तुम लोग उस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।